हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। और देखो ये जो आपका प्रीवियस ईयर है ना, ये मैं कल रात को लाइव कर रहा था 8:15 पे। तो नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से ये हमारी क्लास बीच में खत्म हो गई थी, है ना। तो ये हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। और ये आपका एसएससी जीडी का इसी साल फरवरी में पेपर हुआ था, 22 फरवरी 2024। और ये आपके शाम की शिफ्ट वाला पेपर है, 5 बजे से लेकर 6 बजे जो शाम की शिफ्ट हुई थी, ठीक है ना। इसमें आपका जीके का सेक्शन सॉल्व करेंगे जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। और आपका हिंदी का पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं जिसके आपके 20% रहने वाले हैं। आप देखो मैंने कल रात भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं। इसके अंदर ना टोटल 3 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए थे। और वो करंट अफेयर मैंने चेंज करके लेटेस्ट ऐड कर दिए हैं ताकि आपका एक प्रॉपर टेस्ट लग सके। मैं उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। कुछ भाइयों ने ये क्लास कल रात को देख ली थी, मैंने 12 या 13 प्रश्न सोल्व भी कराए थे। उसके बाद मैंने सेशन को बंद कर दिया था, है ना। तो क्लास को पूरा देखिएगा, अपना कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः असफल रही थी। इसका आंसर करेंगे साहब जल्दी से। ये क्लास प्रीमियर होने वाली है, ये लाइव नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो भाई, आपको मैंने क्या बताया था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है ना, उनकी आपको अवधि भी पता होनी चाहिए कि कब कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या शुरू किया गया था, किस मॉडल पर आधारित थी, किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, है ना। जैसे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करूंगा तो ये आपकी 1961 से लेकर 66 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी 1951 से 56 तक चली थी साहब। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो आप कहेंगे 1985 से 90 तक चली थी। और रही बात छठी पंचवर्षीय योजना की, तो आप कहेंगे सर ये ना 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चली थी। अब आपसे पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना इनमें से सबसे असफल थी। तो अगर आप सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता के बाद योजना अवकाश लाया गया था साहब। क्या लाया गया था? योजना अवकाश। तो यदि आपसे योजना अवकाश की भी अवधि पूछ ले तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश था। अब मैंने देखो कल भी आपको बताया था कि मैंने अपनी क्लास में आपको बताया है, ये आपके एसएससी के एग्जाम में भी आया था कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई। तो आप कहेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। जवाहर रोजगार योजना जो है ना वो 1989 में शुरू की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मैंने छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी तो बताया था कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है साहब। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है और ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है साहब। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर का था जो पिछला पेपर हुआ था। मैंने क्या किया है, करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है साहब। इसका आंसर देंगे। और जो उस टाइम पेपर था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का ही था साहब। चलेंगे, आंसर दीजिएगा। देखो, मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है अभी हाल ही में जुलाई 2024 में, वो चुनी गई है क्लाउडिया शिनबान। ये आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी आर श्रीजेश एक डैश है। अब कल लाइव क्लास में मैंने सेशन आधा करवाया था आपको, 12 या 13 प्रश्न जीके करवाए थे। उसमें भी इस प्रश्न के बच्चे गलत आंसर दे रहे थे। और जो नए देख रहे हैं ना, रात को 8:15 पे हमारी क्लास होती है, जरूर जुड़िएगा क्लास में। आंसर देंगे साहब। पी आर श्रीजेश एक डैश हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट खिलाड़ी। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं हॉकी खिलाड़ी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। ये आपके एसएससी जीडी का बिल्कुल हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और इस ओरिजिनल पेपर से आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और आपका आज का स्कोर कितना है साहब। आंसर देंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंध रखता है साहब। आसान सा प्रश्न है, एक भी विद्यार्थी का यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए जी। देखो, भाग 2 में क्या बताया है आपको कि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। और मैं साथ साथ अनुच्छेद भी बताता रहता हूं कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है जी। भाग 3 में आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का।
और यदि आपको बोल देगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में किसका वर्णन है? आप कहेंगे नीति निदेशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में है साहब, नीति निदेशक तत्व। और यदि आर्टिकल्स पूछ लेगा तो आप कहेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है जी। 5 नंबर देखिएगा, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान क्या है जी? ये भी प्रश्न ना आपके पास 2024 में जो भी एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें पूछा गया था, बस मैंने आंकड़ा चेंज कर दिया है। उसमें भी सूचकांक से प्रश्न था, इस पेपर में मैंने भी सूचकांक से ही लिया है, बस मैंने ये 2024 जुलाई करंट अफेयर का प्रश्न उठाया है ना। अब देखो जी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 176। देखो ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में, जो भी जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा उसमें आएंगे, ठीक है ना। ये करंट अफेयर लेटेस्ट ऐड किया है मैंने। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ये प्रश्न मैंने ना अपनी 2-3 बार ये क्लास में करवा रखा है ना, और ये एसएससी जीडी में इसी साल भी आया है। भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो कुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं जी। जल्दी से आंसर देंगे। आपको पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसका याद रखिएगा जी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था जी। मैंने आपको क्या बताए थे? 2 चीजें है ना। मैंने आपको कल भी पूछा था कि जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई है जी। संगीत नाटक अकादमी, अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ले एग्जाम में तो आप कहेंगे 1953 में इसकी स्थापना हुई है ना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की यदि आपसे बात करेगा तब आप लोग क्या आंसर दे रहे होंगे? इसकी शुरुआत 1951 में हुई है और इसे पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ये आप लोग स्पेशली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। अगला प्रश्न देखिएगा जी, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में डैश स्पर्धाएं शामिल होती हैं। ये प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर जल्दी से दे दो। चलिए साहब जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। देखो जी, मैंने आपको बताया था कि हेप्टाथलॉन में ना 7 टाइप ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं साहब। 7 टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जिसमें 100 मीटर रेस होती है, 200 मीटर रेस होती है और 800 मीटर रेस होती है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और ज्वेलिन थ्रो, ये टोटल 7 प्रतियोगिताएं होती हैं हेप्टाथलॉन के तहत महिलाओं में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन ए को दिया है साहब। ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब ये वो प्रश्न है कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रश्न तो आने ही बंद हो गए हैं, फिर भी एसएससी जीडी में ये पूछा गया है ना। आपके अगर 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ना, तो ये मानकर चलना कि 10 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे, ठीक है जी। इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे मीडियम लेवल के, इसमें हार्ड आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके हमेशा करंट अफेयर के रहते हैं साहब। 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, चाहे इस तरह के बच्चों वाले रिपीट हो जाए, चाहे पूछे हुए थोड़े से अच्छे लेवल के रिपीट हो जाए, है ना। आप देखो जी, भारत ना टोटल 9 देशों से सीमा साझा करता है साहब, है ना। जिसमें भूमिगत सीमा अगर एग्जाम में आ जाए तो भूमिगत सीमा करता है 7 देशों से साझा। अगर एग्जाम में आ जाए कि कितने देशों से भारत जलीय सीमा साझा करता है, तो आप कहेंगे 2 देश, श्रीलंका और मालदीव्स, 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ जलीय सीमा साझा करता है। आपसे भूमि सीमा पूछा है तो आप लोग 7 को आंसर दे रहे होंगे। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर दे दो भाई। अब ये दांडी मार्च भी मैंने आपको कंप्लीट बताया है, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए साहब। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखो जी, दांडी मार्च यात्रा को नमक कानून यात्रा भी कहते हैं साहब, है ना। ये शुरू कहां से हुई थी? तो आप कहेंगे ये यात्रा जो है ये साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी साहब, है ना। ये शुरू कब हुई थी?
आपको यह भी याद रखना है, ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी साहब। चीजें क्लियर हैं जी। टोटल कितने दिन तक चली थी ये भी पूछेगा तो आप कहेंगे टोटल 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी जी। इसमें दूरी कितनी तय की गई थी, तो 385 किलोमीटर या फिर आपको आ जाएगा 281 माइल दूरी तय की गई थी। एक और प्रश्न ना आजकल मैं लेटेस्ट देख रहा हूं कि महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च यात्रा ने कितने अनुयायियों ने भाग लिया था, तो यह भी याद रखिएगा टोटल 78 अनुयायी थे। 78 अनुयायी ने भाग लिया था इस यात्रा में, याद रखिएगा साहब, है ना। 78 अनुयायियों ने भाग लिया था, यह भी याद रखिएगा साहब। कहीं कहीं ना ये अनुयायी आपको 80 भी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, पर उसमें फिर 78 ऑप्शन में नहीं होगा। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जी। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे, इसका आंसर दे दीजिएगा साहब जल्दी से। देखो जी, उस्ताद असद अली, मैं यहां पे लिख रहा हूं असद अली खान, है ना, शॉर्टकट में लिखूंगा, आप लोग उस्ताद लगा लीजिएगा अपनी नोटबुक में अगर नोट करेंगे तो। इसके अलावा आपको याद रखना है बंदे अली खान। क्या जी, बंदे अली खान। आप कहेंगे जी बहाउद्दीन डागर, बहाउद्दीन डागर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मोहिउद्दीन डागर, मोहिउद्दीन डागर। अगर इनमें से कुछ भी एग्जाम में आपके आ जाए तो आप लोग ना रुद्र वीणा को आंसर देंगे। उस्ताद असद अली खान, बंदे अली खान, बहाउद्दीन डागर, मोइनुद्दीन डागर, ये रुद्र वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। आप देखो जी, ये बंदे अली खान से आपको एक बंदे का नाम और याद आना चाहिए, बंदे हसन। बंदे हसन की अगर बात करेगा ना तो बंदे हसन जो है वो सितार बजाते हैं साहब। इन दोनों प्रश्नों को बिल्कुल भी मिक्स मत करिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं और ओरिजिनल पेपर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो भाई, जो ये पेपर डिस्कस हो रहा है ना, इस पेपर में स्पोर्ट्स करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था नंबर 12, तो मैंने करंट अफेयर वो वाला हटा दिया है क्योंकि वो तो रिपीट नहीं होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर स्पोर्ट्स का ऐड किया है। कृपया करके इसका सही आंसर दीजिएगा। भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते थे साहब, इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग। देखो जी, ये भी याद रखिएगा भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में, कुल कितने, और कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2024 के पैरालंपिक्स खेल कहां हुए थे, तो पेरिस में हुए थे। इसमें भारत ने 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 29 मेडल जीते हैं इस बार पैरालंपिक्स में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विवाद से विश्वास द्वितीय योजना शुरू की है तो ये भी करंट अफेयर का, पर मैं इसको चेंज करना ही भूल गया, है ना, करंट अफेयर ही है ये भी, है ना। विवाद से विश्वास द्वितीय योजना व्यय विभाग के द्वारा शुरू की गई थी, ये भी करंट अफेयर ही है भाई, है ना, ये रिपीट नहीं होगा। 14 नंबर देखिएगा सामने, राज्यपाल के कार्यकाल के शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जी। यहां तक ना कल की लाइव क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये भी अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाए थे, इसमें भी बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही थी, कल नेट बहुत दिक्कत था, तो बहुत बफरिंग ही बफरिंग थी भाई, कंटिन्यूस बफरिंग, है ना, तो मैंने वो क्लास बंद कर दी थी। अब यही सेम क्लास लाइव में कराने का मजा नहीं आएगा, तो मैं आपको प्रीमियर दे रहा हूं। अभी हिंदी का भी पेपर डिस्कस करेंगे, ओरिजिनल जो पूछा गया है, और आप देखेंगे कि हिंदी इतनी आसान है, तैयारी नहीं भी की ना तो भी 15 से 16 क्वेश्चन कर दोगे, पर मैं क्या चाहता हूं कि 20 में से 20 क्वेश्चन राइट होने चाहिए आपके साथ, है ना। जस्ट ए मिनट, हेलो, हम कहाँ का, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अभी करता हूँ। चलिए साहब, है ना, थोड़ी सी माफी चाहेंगे। देखो जी, इसमें क्या है, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है, यह पार्ट गलत है, जबकि पहले ही बोला जाता है कि राज्यपाल लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करेगा, यह आपको याद रखना है साहब। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, तो यह बिल्कुल सत्य है जी। राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं
उनको ना सरकारी मकान या फिर सरकारी निवास अलॉट होते हैं, उनका कोई किराया नहीं लिया जाता है, ये कथन सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन ए, केवल 2 वाला ही सही है साहब। 15 नंबर देखिएगा जी, प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस संक्षिप्त द्वारा लिखा गया था जी? इसका आंसर दे दो भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। चलिए जी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है? इसका आंसर तो सही आना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक प्रश्न है और कितना इजी है ना। देखो जी, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम की रचना की है। यदि एग्जाम में आ जाए कि बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की है, तो अश्वघोष ने की है साहब, है ना। विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है साहब। कल्हण ने कौन सी लिखी है पुस्तक? राज तरंगिणी। ये प्राचीन पुस्तकें हैं, राज तरंगिणी, जो कि अक्सर एग्जाम में आया करती हैं साहब। रही बात अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, है ना जी, मालविका अग्निमित्रम, बहुत सारी पुस्तक है, रघुवंशम, ये सभी महाकवि कालिदास की पुस्तकें हैं। और महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में इस टाइप का भी प्रश्न देखने को मिल जाए कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है साहब। चीजें क्लियर है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न आपके सामने जो पूछा गया था, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? ये ना कई राज्यों में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। समझो चीजों को। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कौन सा त्योहार? गणगौर त्योहार, है ना जी। आपसे एग्जाम में आ जाए मरु महोत्सव, कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। आपसे एग्जाम में आ जाए हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव। आपसे एग्जाम में भी आ सकता है ऊंट महोत्सव। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ चुके हैं साहब, है ना। हम बात कर लेंगे जी पतंग महोत्सव की। कौन सा जी? पतंग महोत्सव। इसके अलावा एक और त्योहार आता है जी तीज त्योहार, जिसे हम तीज महोत्सव भी कहते हैं। तीज तो वैसे भी कई राज्यों में मनाया जाता है साहब, है ना जी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी एमटीएस में मैंने पढ़ा था बूंदी उत्सव के बारे में। इसके अलावा आप लोग पुष्कर मेला भी याद रख सकते हैं साहब। पुष्कर मेला के साथ साथ आप लोग बाणेश्वर मेला भी याद रख सकते हैं साहब, बाणेश्वर मेला। चीजें क्लियर हैं जी। अब ये जो त्योहार है ना, ये सभी राजस्थान में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। गणगौर त्योहार भी राजस्थान का मूल त्योहार है। अच्छा, ये गणगौर जो है ना, ये गणगौर राजस्थान के अलावा गुजरात में भी होता है साहब, है ना जी। देखो, ये पतंग महोत्सव राजस्थान के अलावा गुजरात में भी होता है साहब। ये तीज महोत्सव जो है ना, ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में भी मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जी। हम आगे बढ़ें क्या? अगला प्रश्न है कि H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है साहब? इस H2 में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। इस H2 को हम इस प्रकार से लिखते हैं साहब, है ना। H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है जी? बताएंगे साहब आंसर। देखो जी, ये जो शीशा है ना, आपसे शीशे का भी संकेत आ सकता है एग्जाम में। आप कहोगे शीशे का संकेत Pb होता है। हम बात कर लें अगर शीशे का परमाणु क्रमांक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक होता है 82, है ना। इसको प्लम्बम कहा जाता है, इसका लैटिन नाम प्लम्बम है साहब। ऑप्शन बी इसका हाइड्रोजन सही हो जाएगा, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा सल्फर का संकेत क्या होता है? आप कहेंगे इसका संकेत होता है S। अगर मैं सल्फर का परमाणु क्रमांक पूछ लूं तो क्या आप लोग आंसर देंगे? आप कहेंगे सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। रही बात प्लेटिनम की, तो इसका संकेत होता है Pt, इसका परमाणु क्रमांक होता है 78। ये सभी आप लोग याद रखिएगा साहब, है ना, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। परमाणु क्रमांक भी पूछता है, संकेत भी पूछता है, लैटिन नाम भी पूछता है इनके। आगे बढ़ते हैं जो आपसे पूछा गया था। 18 नंबर है कि कोलाटम और लंबाडी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश से हुई है। जल्दी से 18 नंबर का आंसर देंगे साहब, है ना। फटाफट से आंसर दीजिएगा। ये वाला प्रश्न ना मैं आपको 2 से 3 बार अपनी पुरानी क्लासेस में कई बार करवा चुका हूं। कृपया करके इनको गड़बड़ मत करिएगा और आंसर भी सही देने का ही प्रयास करेंगे आप लोग। चलिए साहब, जल्दी से आंसर देंगे। एक छोटा सा कॉल कर लूं। हाँ जी,
चलो जी साहब, देखो ये कोलाटम है, लंबाड़ी है। इसके अलावा ना बहुत ही सरल डांस है एक, जिसका नाम है कुचिपुड़ी, है ना। और मैं आपको एक बार वीर नाट्यम के बारे में भी बता चुका हूं। अगर आपसे आ जाए वीर नाट्यम, है ना, ये सभी की सभी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। एक और नृत्य आता है एग्जाम में, ढिमसा, ढिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश के नृत्य हैं जी। ये 19 नंबर है, जीके का सेकंड लास्ट है। अभी हिंदी का भी पेपर सॉल्व करेंगे, तो बने रहना सेशन में। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? अब एक चीज समझ लो, ये वाला प्रश्न ना एसएससी जेई 2021 में भी आया था साहब। ये वाला प्रश्न आपको एसएससी सीपीओ 2019 के भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी 2024 जो भी एग्जाम हुआ है उसमें तो आया ही है। आपको आंसर याद रखना है M1, जो ऑप्शन सी पर जा रहे हैं उनका सही है। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था। क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का जी? पहली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? देखो, गरीबी हटाओ का नारा या यूं पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना से नारा था, किस पंचवर्षीय योजना से संबंध रखता था जी? आप कहेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ना 1974 से 78 तक चली थी, मात्र 4 साल। ये राजीव गांधी जी की जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इस योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। तो भाई ऐसा है, यहां पर आपके जीके के 20 क्वेश्चन जो हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट, है ना। अब हिंदी के हम इसी पेपर के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साहब। और जब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर कमेंट कर रहे होंगे ना, तो मुझे आप सभी ना प्लीज सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करिएगा, सभी के सभी सेक्शन वाइज साहब, है ना, कि आपके जीके में कितने राइट हुए हैं और हिंदी में कितने राइट हुए हैं। अब मैं जा रहा हूं हिंदी के पेपर की तरफ, हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे अपन, ठीक है जी। चलो जी, हिंदी के पहले प्रश्न पे आते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए साहब। मुझे इसका तद्भव रूप बताना है। देखो जी, दो प्रकार से शब्द पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है तत्सम, एक पूछा जाता है तद्भव। तत्सम जो कि एक संस्कृत रूपी शब्द होता है, तद्भव जो हम बोलते हैं खड़ी बोली वाला या फिर हिंदी वाला शब्द होता है ना। अब इसमें रेखांकित किया गया है वधु को, कि वर वधु मंडप में बैठ गए हैं। तो आपको वधु का बताना है कि तद्भव क्या होगा। आप कहेंगे वधु का तद्भव होता है दुल्हन। हम ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं साहब। देखो, लोक क्या है, तद्भव है। अगर लोक का तत्सम आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे लोक होता है साहब। जैसे बेटी है, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि बेटी का तत्सम क्या होगा, तो आप सभी आंसर दे रहे होंगे इसका जो तत्सम होगा वो आत्मजा होगा। ये आपको पता होना चाहिए साहब, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ये वाक्य दिया है, जो भी इसे से भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। इसमें बताना है कि किस पार्ट में गड़बड़ है। ये विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं साहब, आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी जल्दी से जी। देखो, आपको ना पहले पढ़ने में ही अटपटा लगेगा कि इसके अंदर तो गड़बड़ है 100%, है ना। जो भी इससे भिड़ेगा, ये इसके बाद ये देखो, यहां पे हम कर देंगे वो ही इसे हरा देगा। यानी कि बंदा इतना कमजोर है कि जो भी उससे भिड़ेगा वो ही उसे हरा देगा, ठीक है। तो देखो, भिड़ेगा जो ही, यहां पे जो की जगह वो आना चाहिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, इस पार्ट में गड़बड़ है साहब। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताने वाला है साहब। लकोक्ति दी है आपको, सहज पके सो मीठा होए, और ये तो आप लोग बचपन में भी सुनते आ रहे होंगे साहब, है ना। आज ही सभी कॉल करेंगे क्या? हेलो, 10 मिनट, हाँ चलिए साहब, माफी चाहेंगे। सहज पके सो मीठा होए, क्या आंसर होगा जी इसका? ध्यान से समझना। देखो, सहज पके सो मीठा होए, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, ये इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आंसर मैच करते जाइएगा। और मुझे आप सभी से लास्ट में स्कोर कमेंट बॉक्स में भी चाहिए कि आपका स्कोर आज के कमेंट बॉक्स में कितना है साहब। इस प्रश्न पे आइए, जो पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें
जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द सही अर्थ है। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द, इंग्लिश में एंटोनिमस बोलते हैं इसे, है ना। बच्चियों से लेकर युवतियां तक इस विषय का प्रारंभिक ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। ये जो प्रारंभिक है इसका आपको अपोजिट बताना है, विलोम बताना है साहब। नहीं बता पाओगे, कितनी आसानी से बता पाओगे। प्रारंभिक मतलब शुरुआत करना, आरंभ करना, और हम अंतिम आंसर दे देंगे, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। आगे बढ़िएगा। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लिखा है यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। ये जो ठीक है इसका एक अच्छा शब्द कौन सा होगा जो हम इस खाली स्थान पे भरेंगे और इस वाक्य को संतुष्ट कर पा रहे होंगे कि ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है साहब, है ना। ठीक का बिल्कुल सही विकल्प क्या होगा, इसमें उपयुक्त हो जाएगा। देखो इति का अर्थ क्या होता है, इति का अर्थ होता है अंत, है ना, समाप्ति। ठीक है साहब। ये नृप की बात करें, नृप को हम लोग राजा भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग नरपति भी बोल सकते हैं नृप को। ठीक है साहब, ये याद रखिएगा जी। तो यही उपयुक्त होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। ऑप्शन विकल्प डी सही आंसर है साहब, है ना। मैं कह रहा हूं कि हिंदी इतनी आसान पूछी गई है कि अब 20 में से 16 17 आसानी से कर पा रहे होंगे, आंसर देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पापड़ बेलना भाई, ये तो वैसे भी हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना। ये समझ लो कि हिंदी ना, मैं इतना मानता हूं पिछले साल भी कोई हिंदी टफ नहीं आई थी। 2019-20 में एक एग्जाम हुआ था SSC-GD का, जो मैंने क्वालिफाई किया था 2019-20 वाला। 100 में से 83 मार्क्स थे, हरियाणा में था, तो सीआरपीएफ का डिपार्टमेंट था, है ना। फिजिकल उस सीआरपीएफ का एडमिट कार्ड आया था। अब कलर ब्लाइंडनेस बाद में मालूम पड़ा जब हरियाणा पुलिस का मेडिकल देने गए और रेलवे लोको पायलट का मेडिकल था, तो पता लगा कि आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है। तो फिर हमने इसका फिजिकल भी नहीं दिया था क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में इसमें बाहर निकाल देते हैं ना। तो मतलब 2019-20 में जो पेपर आया था ना, इसमें हिंदी बहुत अच्छे लेवल की आई थी भाई। इसमें मैथ भी बहुत मस्त पूछा गया था। पेपर उठा के देखना, आप बोलोगे हाँ भाई मैथ भी टफ है, हिंदी भी टफ है, टाइम टेकिंग है साहब। रीजनिंग और जीके आसान थी मेरे हिसाब से, है ना। अब पर अब तो हिंदी देखो क्या पूछ रहा है। पिछले साल भी पेपर देखेंगे 2023 को, उसमें भी कोई जबरदस्त हिंदी नहीं है ना। तो हिंदी में आप लोग इगड़म तिगड़म बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ये सरल प्रश्न आते हैं। ठीक है जी। ये विलोम शब्द, ये संज्ञा सर्वनाम, ये सब तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, SSC-GD में आजकल कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो जी, पापड़ बेलने का सही अर्थ क्या है, आप बोलोगे सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना पापड़ बेलना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, रेखांकित शब्द क्या है, के पीछे। यहां पर देखेंगे कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध वाक्य है साहब। और आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास होती है वो रात को 8:15 पर होती है, सभी को क्लास में भी जुड़ना है। अगर आप सभी ऑप्शन सी पर जा रहे हैं, मैं इसमें समझा भी नहीं सकता कुछ भाई, ये सरल सरल है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य कि कई दिनों के बाद आज धूप आई है, ये राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। इसमें गड़बड़ कौन से ऑप्शन में है, करना चाहिए, व्यक्ति को अच्छा सदुपयोग या अपने समय का। आप सुनो मेरी बात, इंग्लिश में ना इन शब्दों को सुपरफ्लसेस बोलते हैं, है ना। हिंदी में तो नहीं बता पाऊंगा क्या है, क्योंकि वैसे मैंने ना हिंदी ज्यादा ना पढ़ के इंग्लिश पढ़ी है जब मैं SSC CHSL और CGL की तैयारी कर रहा था, तो ठीक है जी। पर ये हिंदी बहुत पढ़ाई है, जब हम ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे, 2020 की बात है, 19-20 की। 2020 में मैं यूट्यूब पे आ गया था आर्मी अग्निवीर चैनल में, तो उस समय हिंदी पढ़ाई है। और सुपरफ्लसिस वर्ड होते थे इंग्लिश में, मतलब कि जैसे ये सदुपयोग है ना, सदुपयोग का मतलब ही होता है अच्छा उपयोग, है ना। अच्छा उपयोग मतलब कि बहुत ही अच्छा उपयोग करना। जब सदुपयोग अपने आप में एक अच्छा उपयोग है, इसके साथ हम अच्छा प्रयोग नहीं करेंगे, इसको हम डबल करके सुपरफ्लसिस नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा नहीं आएगा बस, ठीक है ना। सदुपयोग ही अपने आप में एक कंप्लीट शब्द है जो कि अच्छे को भी व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें।
रिकॉर्ड हो रही है ना? शाबाश। चलो जी, अब ध्यान से समझना, वर्तनी व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध हो सकती है, वर्तनी की दृष्टि से भी अशुद्ध हो सकती है, मात्राओं की भी गलती हो सकती है, या कुछ भी गड़बड़ कर सकता है साहब। आप ऑप्शन ए को आंसर देंगे इसमें, उसे तो स्वदेश ही प्यारा है। भाई स्वदेश को क्या हम इस प्रकार से नहीं लिखते? स्वदेश है ना, स बड़ा नहीं आएगा, आधा स आएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प होगा। दूसरों के दोष को खोजने वाला, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार मैंने पिछले भी सत्र में कराया था और ये ऐसा कॉमन हो गया है कि आना ही चाहिए। देखो ध्यान से, छिद्रान्वेषी बोलते हैं साहब, दूसरों में इंग्लिश में बोलते हैं लुक्स निकालना, है ना। दूसरों के दोष को खोजने वाला, दूसरों में कमियां ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे ये अनुचर की बात कर लें, अनुचर किसको बोलते हैं? पीछे चलने वाले को अनुचर कहा जाता है। भाई तू मेरे पीछे चल रहा है, पीछे चलने वाला, किसी को फॉलो करने वाला हम अनुयायी बोल सकते हैं। अनुयायी को भी अनुचर कहा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है साहब। आगे बढ़िएगा, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत में डैश विभिन्न प्रकार के लोग हैं। अब इस देखो एसएससी जीडी बिना मतलब हिंदी में बच्चों को फ्री के नंबर दिए हैं, मुझे लग रहा है इस टेस्ट में। आगे और टेस्ट हो सकते हैं, क्या पता हिंदी हार्ड भी हो, पर ये जो मैंने टेस्ट पिकअप किया है ना, बच्चों वाली हिंदी है साहब, है ना। ये विभिन्न को हम भिन्न भिन्न लिख सकते हैं, कुछ मतलब आसान है साहब। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। रहीम के दोहे आज भी बच्चे पढ़ते हैं। क्या आंसर होगा इसका? सरल सा है, रहीम पे आपको अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। बताना है कि इसमें से रहीम की शुद्ध वर्तनी कौन सी है साहब। रहीम को हम क्या इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, ह पर बड़ी ई की मात्रा लगाकर नहीं लिखेंगे। ऑप्शन बी राइट है साहब। आगे बढ़िएगा 13 नंबर पे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। इसमें विपरीतार्थक शब्द बताना है। देखो एसएससी में क्या है ना, किसी पेपर में 2 प्रश्न पर्यायवाची ही पूछा गया है, किसी में 2 प्रश्न आपका विलोम पूछा गया है, किसी में दोनों प्रश्न तद्भव पूछे गए हैं, किसी में तत्सम पूछे गए हैं। संज्ञा सर्वनाम तो अभी मुझे 2-3 पेपर देखे हैं, वो नहीं मिले हैं। आगे और पेपर चेकआउट कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, क्या पता हिंदी का लेवल बढ़ा भी रखा हो। अभी मैंने 2 ही 3 देखे हैं, उसमें हिंदी का लेवल आसान है ना। जैसे ये है, बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। हाँ जी, बेगम साहिबा जो है वो अपने सेवकों के साथ आ रही है। क्या आंसर दोगे? देखो बेगम का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा बादशाह। ये राजकुमार रानी मत करना, रानी का तो राजा हो जाएगा, बेगम का बादशाह हो जाएगा। अपोजिट बताना है साहब। आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्न विचार, क्या है ये? 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव का सही रूप विकल्प है। एक तद्भव का पहला प्रश्न पूछा था, एक तद्भव आपसे ये पूछा है, बता दो। हमें खाने में हमेशा अम्लिका का प्रयोग करते हैं, बताओ जी। खाने में हमेशा अम्लिका का प्रयोग करते हैं, अम्लिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? आप कहेंगे इमली होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। जैसे हल्दी का अगर आपसे तत्सम आ जाए क्या होगा, तो हल्दी का तत्सम आप लोग हरिद्रा बता पा रहे होंगे, हरिद्रा होता है साहब। आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में आंवले का तत्सम कमेंट कर दो कि आंवले का तत्सम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, इसको क्या कहा जाता है? आजकल एग्जाम में पूछा जाता है 2 नदियों के बीच की भूमि, इसको क्या बोलेंगे साहब? 2 नदियों के बीच की भूमि, बीच की भूमि या बीच का क्षेत्र, तो ये याद रखिएगा, इसको कहा जाता है दोआब। ठीक है जी। और 2 पहाड़ों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको घाटी कहते हैं। क्या सभी ऑप्शन बी पर जा रहे हैं साहब? देखो ये हो गए इसके 15 प्रश्न। अब जो आखिरी के 5 प्रश्न मिलेंगे ना आपको, वो ये मिलेंगे। आप एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम देखेंगे, हिंदी में आखिरी के 5 प्रश्न, ये 5 नंबर आपको फ्री हैं। कोई कैसा भी आप पिछले 10 साल का एग्जाम उठा के देख लेना, ये बहुत आसान पूछे गए हैं गद्यांश जो हैं, है ना। इसमें ये आपको पढ़ना है और देखना है ये किसके ऊपर लिखा गया है, और इन प्रश्नों में से छांट छांट के आपको शब्द डालने हैं जो कि इस वाक्यांश को पूरा करेंगे।
बढ़ते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली डैश है। दीपावली क्या है? कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है। इसमें यही ऑप्शन होगा, उठती है, चलती है, पदती है तो नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो अब। ठीक है जी। इस डैश से लोग दीपावली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में डैश हुआ है। इस क्या होगा, इस भाव से लोग दीपावली मनाते हैं, यही परफेक्ट बैठ रहा है ना, कि राम का अयोध्या में क्या हुआ है भाई, बातचीत, अनुभव, पांव, राज्यभिषेक। तो हम राज्यभिषेक दे देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है साहब। आगे बढ़िएगा। और डैश में दीप जलाए गए हैं, कहीं कहीं, दूर दूर, घर घर, हर हर। देखो ये फ्री के नंबर हैं, ये प्रीवियस ईयर सोल्व करवा रहा हूं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। घर घर दीप जलाए गए हैं, उनका डैश राज्यभिषेक हुआ है और लोग घर घर में दीप जलाते हैं। उनका बिल्कुल विधि पूर्वक यानी कि विधिवत राज्यभिषेक हुआ है और लोग घर घर दीप जलाते हैं। कितना आसान था साहब, है ना। तो भाई देखो, ये आपके एसएससी जीडी का मैंने जो पेपर सोल्व करवाया है ना आपको, मैं बता देता हूं ये कौन सी डेट का पेपर है, आप चाहो तो मिला लेना। और मुझे लास्ट में ये भी बता देना कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। ये जो मैंने पेपर सोल्व कराया है, ये 22 फरवरी 2024 का शाम की 5 बजे वाली शिफ्ट का पेपर था। मैंने आपको इसमें जीके भी सोल्व करवा दी है और मैंने आपको हिंदी भी सोल्व करवा दी है साहब, है ना। दोनों ही कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था। शायद इससे एक दो स्टेप ऊपर भी पेपर आ सकता है या इसी लेवल पे भी रह सकता है। अपनी तैयारी अच्छी रखिएगा। रात को 8:15 पे हमारी लाइव क्लास होती है, हमारी क्लास में जरूर जुड़ेंगे। कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट भी करिएगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। हम मिलेंगे कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।